बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज भी बहू का मूड सुबह से ही खराब था और वो हर बात में बड़बड़ा रही थी और फिर कमरा बंद करके अंदर जाकर लेट गई। सारा दिन वो कमरे में बंद रही थी, लेकिन जैसे ही मेरे बेटे के आने का वक्त हुआ तो अपने सर पर दुपट्टा बांधकर बावर्ची खाने में ऐसे चली आई जैसे उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वो यूं ही किचन की शेल्फ साफ करने लगी। मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। मुझे उसके दिल की खबर नहीं थी। अगर जो मुझे मालूम होता कि उसके दिल में क्या चल रहा है तो मैं पहले ही उससे टोक देती। वो तो जैसे मेरे बेटे के इंतज़ार में थी। जैसे ही मेरा बेटा घर पर आया तो अपनी बीवी को जब उस बीमार हाल में देखा तो मुझसे बास पुर्स करने लगा, जबकि मैंने उससे कहा, बेटा, बहू तो सारा दिन कमरे में आराम करती रही है, मैं और तुम्हारी बहन काम करते रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही ये कमरे से निकली है। जबकि मेरा बेटा कहने लगा, अम्मा, मेरी बीवी झूठ बोल रही है। आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्यों आप हर बात में झूठ बोलती हैं? मेरे सामने खड़ी वो काम कर रही है। इसकी हालत देखी, इसका चेहरा देखें कैसे उतरा हुआ है, और आप फिर भी मुझे झुठला रही हैं। मेरा बेटा ये कहकर अपनी बीवी का हाथ पकड़ के उसे कमरे में ले गया, जबकि मैं सच्चाई पर होते हुए भी वहां खड़ी की खड़ी रह गई। समझ नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा कैसे उसके जाल में फंस गया था, कैसे वो अपनी बीवी की चालाकियों को नहीं समझ पाता। आखिर क्यों वो हमेशा मुझसे ही पास पुर्स करता है? कभी अपनी बीवी से उसने नहीं पूछा। वो हमेशा मेरे ऊपर गलत इल्जामात लगाती है और मेरा बेटा उन पर यकीन करके अपनी बीवी की बात की हमायत करता है, जबकि मुझे ये बात गवारा नहीं। मैं उसको सच बताने की कोशिश करती हूँ और कहती हूँ कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन मेरा बेटा हमेशा उसे ही सच्चा समझता है। मेरा नाम परवीन है और मैं एक 45 साल की जवान औरत हूँ। मैं जब 20 बरस की हुई तो मेरी शादी कर दी गई। मेरा रिश्ता मेरी खाला के घर तय था और वहाँ पर मेरी माँ ने शादी करने में जल्दी की और यूँ मैं ब्याह कर अपनी खाला के घर चली आई। मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और वो मुझे बहुत चाहता था। उसने मुझे अपनी पलकों पर बिठाए रखा। शादी के साल बाद ही मेरी गोद में नन्हा सा बेटा आ गया और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया मुकम्मल हो गई है। और फिर मैं अपने बेटे की परवरिश में मगन थी कि दूसरे बच्चे होने की खुशखबरी मिली। अभी मैं 3 माह की हामला थी और मेरा छोटा सा बेटा फराज 2 साल का था कि अचानक ही एक रात मेरे शौहर दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गया। मेरी तो जैसे दुनिया ही अंधेर हो गई। छोटे बच्चे का साथ और फिर मेरी तबीयत की वजह से मैं कितने ही दिन अपने होश व हवास से बेगाना रही थी। मेरी सास, जो कि मेरी खाला भी थी, उनका रवैया मेरे साथ कुछ तब्दील हो गया था। मेरे शौहर के मरने का अक्सर वो मुझे ही इल्ज़ाम देती और उनका कहना था कि मेरा बेटा भरी जवानी में इस दुनिया से रुखसत हो गया। ये सब तुम्हारी नहुसत का नतीजा है। जबकि मैं चुपचाप उनकी शक्ल देखती रह जाती, क्योंकि इस सब में मेरा सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और वो मुझे ही मोरदे इल्ज़ाम ठहराती हैं। मैं नन्हे फराज के साथ अपना दिल बहलाने की कोशिश करती और अपने दिल की हर बात उसे बताती। वो समझता या नहीं समझता, वो सुनता या नहीं सुनता, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं होती थी, लेकिन इस बात का इत्मीनान हो जाता था कि मेरे दिल की भड़ास निकल गई है। 7 महीने के बाद मैंने एक छोटी सी नन्ही परी को जन्म दिया तो उस दिन मैं फूट फूट कर रो पड़ी। अपने मरहूम शौहर को याद करके मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। वो इस नन्ही परी के इंतजार में थे। उन्हें बेटियां बहुत पसंद थीं और वो चाहते थे कि उनकी एक प्यारी सी बेटी हो। और जब अल्लाह ने मुझे बेटी दी थी तो मेरे शौहर इस दुनिया में नहीं रहे थे। मैंने अब उन दोनों बच्चों के साथ अपना दिल लगा लिया था और उनके साथ ही सारा दिन मसरूफ रहती। वक्त यूं ही गुजर रहा था। मेरे शौहर की पेंशन आ जाती थी, कुछ इसके साथ गुजारा हो जाता था और कुछ मेरी सास ने घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दिया हुआ था। इसकी वजह से हमारी गुजर बसर आसानी से हो रही थी। अब बच्चे जवान हो रहे थे तो एक रात मेरी सास भी इंतकाल कर गई। उनके मरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे सर पर कितना बड़ा साहिबान थी। वो मेरे ऊपर कितनी मेहरबान थी और उनकी वजह से मैं कितनी मुश्किलात से बची हुई थी। उनके जाते ही मुझे एकदम बेसरो सामानी का एहसास हुआ, लेकिन जल्द ही मैंने खुद को संभाल लिया। मेरा फराज अब यूनिवर्सिटी जाने लगा था
और कुछ ही अरसे में वो नौकरी करना शुरू कर देता है, जबकि मेरी बेटी आजकल बीए के पेपर देकर घर पे फारिग थी और सारा दिन किचन में घुसकर नित नए पकवान बनाती रहती थी। फराज की अब नौकरी लग चुकी थी और आजकल मैं उसकी शादी के ख्वाब देख रही थी कि फराज ने एक दिन मेरे सर पर जैसे बम ही फोड़ दिया। उसका कहना था कि वो अपनी यूनिवर्सिटी में एक लड़की को पसंद करता है और वो चाहता है कि मैं उसका रिश्ता उसके घर लेकर जाऊं। पहले तो कितनी देर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। फराज ने ये क्या किया, मैं तो जैसे दिल ही छोड़ बैठी थी। उस लड़के ने मुझे इतना भी हक नहीं दिया कि मैं उसके लिए लड़की ढूंढ सकूं। अपने आप में मैं सोच सोच कर परेशान होती रही, लेकिन फिर मेरी बेटी ने मुझे समझाया और कहने लगी, अम्मा आप क्यों टेंशन ले रही हैं, जिंदगी भाई ने गुजारनी है। अगर उन्हें वो लड़की पसंद है तो आप खामोशी से जाकर उनका रिश्ता तय कर दें, वरना भाई खफा होंगे और इस तरह हमसे दूर ना हो जाएं। अपनी बेटी की ये बात मेरे दिल को लगी और इसीलिए मैं लड़की वालों के घर चली आई। लेकिन लड़की को देखकर तो मुझे एक और झटका लगा। लड़की का एक पाँव ठीक नहीं था, वो एक पाँव से मासूर थी और लंगड़ा कर चलती थी। फराज ने ये क्या देखा था, मेरे तो जैसे अरमानों पर औस गिर पड़ी थी। बेशक लड़की बहुत प्यारी थी, बहुत खूबसूरत थी, लेकिन ये एक पैर का नुक्स मेरी आंखों को चुभ रहा था। उसकी वजह ये थी कि मेरा बेटा मुकम्मल था और बहुत खूबसूरत था और उसके लिए मैं वैसे ही लड़की के ख्वाब देखती थी। लेकिन अब फराज ने जब अपनी मर्जी से उस लड़की को चुन लिया था तो फिर मैं क्या करती। इसलिए मैंने खामोशी से हथियार डाल दिए और फराज का रिश्ता तय कर लिया। घर आकर मैं बहुत अफसरदा सी थी। मेरी बेटी भी मेरी खामोशी को समझती थी। ताहम वो कहने लगी कि जब वो लड़की भाई को पसंद है तो हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैं भी खामोश हो गई, क्योंकि मुझे अपने बेटे के बदलते हुए तेवर साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने जल्द ही शादी की तारीख पक्की कर दी। मैं बहुत बुझे हुए दिल के साथ शादी की तैयारियां कर रही थी, क्योंकि मेरे तो अपने बेटे की शादी के जितने भी अरमान थे वो तो जैसे सब मिट्टी में मिल गए थे और अब तो बस मैं खाना पूरी कर रही थी। हालांकि मुझे तो बहुत शौक था कि मैं अपनी मनपसंद बहू लेकर आती और उसके लिए तरह तरह के लिबास बनवाती। लेकिन अब जब बेटे ने बहू पसंद कर ली थी तो मेरी जैसे खुशी बुझ से गई थी। ताहम मैंने बेटे की शादी खूब धूमधाम से की और बहू को रुखसत कराकर घर ले आई। बहू के साथ मेरा रवैया शुरू में ही अच्छा हो गया था। जब वो घर आई तो मैंने उसे इसी तरह अपनायत और मोहब्बत दी जैसे घर की एक बहू को दी जाती है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारे रिश्ते में दरार आती गई। बहू को आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि उसने हमारे साथ अजीब सा रवैया इख्तियार करना शुरू कर दिया। वो कोई काम भी नहीं करती थी और अपना सारा दिन कमरे में पड़ी रहती। जब मैंने अपने बेटे से ये बात कही कि उसे मीठा पकवा के अब काम पर लगा दिया जाए तो बेटा कहने लगा कि अभी तो नई नई शादी हुई है, अभी कुछ अरसा ठहर जाएं। मैं भी खामोश हो गई, लेकिन बहू को तो जैसे ये बात बुरी लग गई थी। वो बहाने बहाने से अब बुड़बुड़ाती रहती और मेरे खिलाफ बेटे के कान भरती रहती, जबकि मैं खामोशी से अपने बेटे के बदलते हुए तेवर देख रही थी, जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बीवी के बातों में आता जा रहा था और मुझसे और अपनी बहन से दूर होता जा रहा था। मुझे ये बात बहुत तकलीफ देती थी। वो मेरा इकलौता बेटा था और मैं उससे हर मुमकिन तौर पर समझाने की कोशिश करती, लेकिन वो तो जैसे अपनी बीवी की बातों में आकर अंधा हो चुका था और उसे मेरी और अपनी बहन की सच्चाई का एतबार ही नहीं था। आज भी बहू सुबह से बड़बड़ा रही थी और बार बार वो मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ लड़ रही थी। हालांकि मैंने उससे समझाया भी कि बहू, मैं तो तुम्हारे कमरे में भी नहीं गई। हुआ कुछ यूँ था कि मेरी बहू का एक नया सूट चल गया था। न जाने वो किसने जलाया था, शायद काम वाली ने या बहू ने खुद ही जला दिया। मुझे इस बात की खबर नहीं थी, लेकिन मेरी बहू ने वो इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया और उसका कहना था कि मैंने ये हरकत की है, जबकि मुझे इस चटांग भर की लड़की पर गुस्सा आ रहा था। मैंने पहले उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन वो तो जैसे समझने को तैयार ही नहीं थी, उल्टा मेरे साथ झगड़ा करने लगी। इतने में मेरा बेटा दफ्तर से वापस आ गया। घर में जब उसने ये माहौल देखा कि उसकी माँ उसकी बीवी को डांट रही है और कह रही है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, क्योंकि बहू ने उस टाइम ऐन मौके पर ही हालात को अपनी तरफ पलटा दिया था
और मजलूम बन गई थी। मेरे बेटे को देखते ही उसके चेहरे पर मजलूमियत तारी हो गई और वो कहने लगी, फराज, अम्मा ने मुझे बहुत डांटा है। मैंने तो बस इतना ही पूछा था कि मेरा सूट कैसे जल गया, लेकिन अम्मा तो जैसे आपे से ही बाहर हो गई और मुझे कहने लगी कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जबकि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। फराज, अम्मा न जाने क्यों मुझे इतना गलत समझती हैं। मेरी बहू बेटे के साथ लगी हुई मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी और मैं खामोशी से उसकी तरफ देख रही थी। मैंने बेटे को अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा तो बेटे ने हाथ उठाकर मुझे मना कर दिया और बहू को साथ लगाए अंदर चला गया था। मैं गहरे दुख से भरी आंखों के साथ अपने बेटे को जाता देखती रही। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही बेटा है जिसे मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और जो मेरे सबसे करीब था, जो मेरी हर सुख दुख की सुनता था, और आज वो मुझसे इतना ही बेगाना था। मैं शर्म से अंदाज में वहीं पर खड़ी रह गई कि मेरी बेटी मेरे पास आ गई और मुझे हौसला देने लगी। अम्मा, फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई की आंखों पर अब भी उसके प्यार की पट्टी बंधी है, इसलिए वो ऐसे कर रही है। लेकिन मेरे दिल को किसी सूरत करार नहीं था। घर का माहौल उसके बाद ज्यादा खराब होना शुरू हो गया था। बहू हर बात में मेन मेख करती रहती और उसे हमारा वजूद गवारा नहीं था। वो मुझे और मेरी बेटी को सख्त नापसंद करती थी और वो चाहती थी कि वो अपने शौहर के साथ अकेली इस घर में रहे, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी जीत हो गई और हम हार गए। मेरी बेटी की शादी को अब 6 माह हो चुके थे और इस दौरान बहू ने बेटे को बिल्कुल अपनी तरफ राग़िब कर लिया था। मेरा बेटा मेरी बात ही नहीं सुनता था और ना ही वो मुझे बुलाना पसंद करता था। यही हाल उसका अपनी बहन के साथ था। अपनी बहन को भी वो मुंह नहीं लगाता था। मैं और मेरी बेटी अपने कमरे में बैठे दुख सुख करते रहते और फराज के इतने बुरे रवैये की वजह से हम बहुत दिल बर्दाश्त होते। लेकिन क्या कर सकते थे, बहू ने उसका ब्रेन ही इस तरह से वॉश कर दिया था कि वो हमारी तरफ मुतवज्जो ही नहीं होता था। वो उल्टा हमें गलत समझता था। उन्हीं दिनों में पता चला कि बहू उम्मीद से है। मैं बहुत खुश हुई और उसका ख्याल रखने लगी। फराज का मूड भी आजकल बहुत अच्छा था और मेरी बहू तो जैसे खुद को नाजुक सा फूल समझ बैठी थी। वो हर वक्त बिस्तर पर पड़ी रहती और उसके सारे काम मैं और मेरी बेटी अंजाम देती, जबकि फराज के आने के वक्त वो मामूल के मुताबिक उठ जाती और किसी न किसी काम को सरंजाम देने लगती। फराज गुस्सा करता तो वो कहने लगती कि अम्मा कह रही थी कि इस हालत में जितना काम करो उतना ही अच्छा है। मैं इसीलिए बाहर आ गई और काम करने लगी, जबकि मुझे तो खबर भी नहीं होती। बेटा मुझसे बास पुरस करता तो मैं उससे मना करती और कहती कि मैंने इसे काम के लिए नहीं कहा, लेकिन वो भी दिन ब दिन मुझसे मुतनफिर होता जा रहा था और मेरी बहू आहिस्ता आहिस्ता उसका जहन मेरी तरफ से खराब कर रही थी। और फिर इतनी एहतियात के बावजूद न जाने कैसे मेरे बहू का हमल साया हो गया और बहू ने उसका इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। उस दिन मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी और मेरी बेटी सो रही थी कि अचानक मुझे बहू की चीख की आवाज़ सुनाई दी। मैं एकदम उठ के बाहर भागी तो देखा बहू सहम में गिरी पड़ी है। मैं हक्का बक्का रह गई और फौरन उसे लेकर अस्पताल की तरफ भाग गई, लेकिन वहां तक जाने से पहले ही नुकसान हो चुका था। बहू तो दिल बर्दाश्ता थी ही, मैं खुद भी बहुत ज्यादा परेशान थी। मेरे बच्चे की पहली पहली खुशी थी और मुझे इस खुशी का बहुत इंतजार था, लेकिन अब जबकि वो बच्चा ज़ाया हो चुका था तो मेरा दिल गहरे मलाल से भर गया। लेकिन इससे भी बड़ा सदमा मेरे लिए मुंतज़िर था जब बहू ने इसका सारा इल्ज़ाम मेरे सर पर रख दिया। उसका कहना था कि अम्मा ने जानबूझकर मुझे धक्का दिया, जिसकी वजह से मैं सहम में गिर गई। मैं बहू की शक्ल देखती रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतना बड़ा झूठ इतनी आसानी और सफाई से बोलेगी, जबकि मैं बेटे से कह रही थी कि फराज, मैंने ये नहीं किया, बहू झूठ बोल रही है। मैं तो अपने कमरे में आराम कर रही थी। जब उसकी चीख की आवाज़ सुनाई दी तो मैं उसके पीछे भाग गई, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मामला ये होगा और इल्ज़ाम भी मुझ पर लगाएगी। मैं रो रो कर अपनी सफाई पेश कर रही थी, लेकिन फराज को मेरी किसी बात पर यकीन नहीं आया और उसने मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल दिया। घर से निकलते वक्त मेरी नज़र जब अपनी बहू के चेहरे पर पड़ी तो उसके चेहरे पर बुरी फातिहाना मुस्कुराहट थी। मैं समझ गई
कि उसने ये सब ड्रामा हमसे छुटकारा हासिल करने के लिए किया। मेरा दिल गहरे मलाल से भर गया। मैं फराज के आगे मिन्नतें करती रही, उसे समझाती रही कि मैं जवान बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी, तुम्हें समझ नहीं आ रही। लेकिन उस लड़के ने मेरी एक बात नहीं मानी और दरवाजा हमारे मुंह पर बंद करके गुस्से में अंदर चला गया। फराज का ये रवैया मेरे दिल को चीर रहा था और मैं जवान बच्ची को लेकर एक तरफ को चल पड़ी। मेरी बेटी भी इस सारे मामले की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। खामोशी से आंसू बहाते हुए मेरे साथ चल रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने जितनी मोहब्बत से फराज की परवरिश की थी, वो मुझे इतना ही बड़ा दुख देगा। मैं खामोशी से एक तरफ को चल दी। समझ नहीं आ रही थी कि इस उम्र में कहाँ जाऊंगी, और अब मुझे अपने से ज्यादा अपनी बेटी की फिक्र थी। हम दोनों सड़क के किनारे आकर खड़े हो गए। इस वक्त बेसरो सामानी का आलम था। ना तो मेरे पास पैसे थे और ना ही कोई कपड़े थे। मैं खामोशी से अपनी बेटी को लेकर सड़क किनारे आकर खड़ी हो गई। इतने में अचानक ही हमारे करीब दो मियाँ बीवी आकर खड़े हो गए। मेरी बेटी मेरे साथ लग गई। मैं जानती थी कि वो डर गई है, क्योंकि वो कभी इस तरह घर से बाहर नहीं निकली थी। यूनिवर्सिटी भी जाती थी तो हमेशा वैगन में जाती थी। शुरू से ही उसे स्कूल कॉलेज में छोड़ कर आती थी, लेकिन अब मैं उसके साथ भी थी। लेकिन घर के जो हालात चल रहे थे, उन्होंने उसे डरपोक बना दिया था। वो दोनों मियाँ बीवी हमारे करीब आ गए और उन दोनों में से औरत कहने लगी, क्या हुआ, आप दोनों कुछ परेशान से दिखाई देती हैं। मुझे बताएं, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। उस औरत के लहजे में बड़ी मोहब्बत और नरमी थी। उसका लहजा इतना मोहब्बत भरा था कि मैं एक बेइख्तियार उससे सब कुछ बता बैठी, जिसे सुनकर वो गहरे दुख का इजहार करने लगी और कहने लगी, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, आपके बेटे ने बहुत गलत किया। अपने हाथों से उसने जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए। ऐसे कौन करता है। आप बेफिक्र रहिए, आप मेरे साथ मेरे छोटे से घर में चली आएं और जब तक चाहें वहाँ रह सकती हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उस औरत की बात पर मैं हैरान रह गई। वो अभी तो मुझे मिली थी और अभी वो जिस तरह मोहब्बत और लगावट के साथ हमें अपने घर में बुला रही थी, मेरा हैरान होना बनता था और मैंने भी बिना सोचे समझे हाँ कहती थी। न जाने क्यों उसके ऊपर यकीन करने को दिल कर रहा था, इसीलिए मैं उसके साथ उसके घर चली गई। हम दोनों को उसने बड़ा अच्छा कमरा दे दिया था और कहा कि अभी आप आराम कर लें, बाकी बातें बाद में होंगी। मैं चूंकि उस वक्त बहुत थक चुकी थी, काफ़ी देर से घर से निकली हुई थी, और फिर बहू ने जो परेशानी बताई थी, उसने मेरे सोचने समझने की सलाहियतों को जैसे ख़त्म करके रख दिया था। इसलिए मैं बिस्तर पर ढह सी गई। मुझे उस वक्त भूख तो लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पर बेगानी जगह कुछ खाने के लिए मांगने को दिल नहीं कर रहा था और खामोशी से लेट गई। ताहम कुछ देर के बाद ही वो औरत एक ट्रे में गर्मा गर्म खाना लेकर आई और कहने लगी, मुझे मालूम है आप लोगों को भूख लगी होगी, इसीलिए मैं गरम गरम खाना लेकर आई हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने हैरानी से उसे देखा और कहा, आखिर आपको कैसे मालूम कि मुझे भूख लगी है। तो वो भी हंस दी और कहने लगी, मेरे शौहर को भी घर आकर सबसे पहले खाने की तलब होती है। वो जैसे ही घर आते हैं तो उनका दिल चाहता है कि खाना सामने हो, और मुझे अंदाजा है कि आप काफ़ी देर से घर से निकली हुई हैं, इसलिए खाना लेकर आई हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिल शुक्र के एहसास से भर गया और मैंने उसका शुक्रिया अदा करते हुए खाना खाना शुरू कर दिया। मेरी बेटी भी मेरे साथ छोटे छोटे नवाले तोड़कर खाने लगी। हम दोनों इस वक्त खामोश बैठी हुई थीं और अपने अपने तौर पर दोनों ही अपने हालात को सोच रही थी। अपने सगे बेटे और बहू ने घर से निकाल दिया था, जबकि बेगाने मुझ पर तरस खाकर अपने घर में रख रहे थे। रह रहकर मुझे अपने बहू और बेटे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। क्या मेरे बेटे को मेरे बारे में मालूम नहीं था? क्या वो मुझे जानता नहीं था? मैंने अपनी सारी उम्र बेवकी में गुजार दी। अपनी भरी जवानी में बेवा होने के बावजूद मैंने दूसरी शादी नहीं की, सिर्फ और सिर्फ उस बेटे की वजह से। मैंने खुद को जमाने से बचाए रखा और हर खुशी खुद पर हराम कर ली। लेकिन उस बेटे ने मुझे आज क्या सिला दिया, अपनी कंवारी बहन को मेरे साथ ही घर से निकाल दिया, जबकि उसे अच्छी तरह मालूम भी था कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया। लेकिन न जाने क्यों वो अपनी बीवी के आगे हर बात भूल जाता और उसकी बातों में आकर उसने इतनी बड़ी गलती कर दी। मेरी सारी रात आंखों में कट गई।
और रो रो कर मेरा बुरा हाल था। लेकिन जब मैं सुबह उठी तो बुखार में तप रही थी और आंखें ज्यादा रोने की वजह से सूज चुकी थी। मेरी बेटी मेरी ये हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। हमारे मेजबान वो दोनों मियाँ बीवी भी बेहद परेशान थे। लड़के का नाम बिलाल था जबकि औरत का नाम अक्सा था। वो दोनों बिल्कुल ऐसे परेशान हो गए जैसे कि मैं उनकी कोई सगी रिश्तेदार हूँ। जबकि मैंने अपने तौर पर उन्हें अपनी तरफ से तसल्ली देने की पूरी कोशिश की, ताहम वो दोनों मुझे डॉक्टर के पास ले गए और दवा लेकर दी। दवा के साथ मुझे काफ़ी फर्क पड़ गया था और मैं पहले से बेहतर थी। उन दोनों के इतने अच्छे रवैये की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। जबकि वो कहने लगे कि आप माँ हैं, हम समझते हैं कि अगर अल्लाह ने हमारी माँ हमसे छीन ली है तो हमें एक और माँ दे दी है। आप फिक्र मत करें, हमें आपके यहाँ रहने से कोई परेशानी नहीं है। जबकि मुझे वहाँ पर रहने से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और बार बार मैं यही सोच रही थी कि आखिर हम यहाँ से कहाँ जाएं, क्योंकि किसी के घर में इतने दिन तो रहा नहीं जा सकता था। लेकिन उन्होंने हमें वहाँ से निकलने ही नहीं दिया। यहाँ पर आए हुए हमें 1 हफ्ता होने वाला था कि एक रात अचानक ही जब मेरी आंख खुली तो बड़ा अजीब सा एहसास हुआ। मेरा दिल घबरा रहा था और मैं उठकर बाहर आ गई। वो दोनों मियाँ बीवी शायद अपने कमरे में सो रहे थे। मैं बाहर सहन में चक्कर लगाने लगी कि अचानक मुझे कोने में कोई खड़ा नजर आया। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर कोई खड़ा मुझे देख रहा है। मेरा दिल एकदम उछलकर हलक में आ गया। मैं समझी कि शायद अक्सा होगी, लेकिन वो अक्सा नहीं थी, क्योंकि मेरे पुकारने पर भी वो मेरी आवाज़ सुनने नहीं आई, बल्कि वहीं पर खड़ी मुझे देखती रही। मैं वहाँ से हटकर अंदर कमरे में आई तो अभी भी दिल बेकाबू था और मुझे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। मैं खुद को समझा रही थी कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ एक खौफ ही था। लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल से खौफ कम नहीं हो रहा था और फिर सारी रात मेरी आंखों में ही कट गई। सुबह मैंने बातों बातों में अक्सा से पूछा कि रात मेरी तबीयत खराब थी, तो मैं जब यहाँ पर आई थी तो वहाँ कोने में कोई खड़ा था। मेरी बात सुनकर एक लम्हे के लिए अक्सा का रंग सर्द पड़ गया। फिर वो कहने लगी, अम्मा यूं ही आपको वहम हुआ होगा, यहाँ पर हम दोनों के अलावा और कौन है, और अब आप दोनों माँ बेटी हैं तो घर में हमारे अलावा तो कोई भी नहीं है। लेकिन न जाने क्यों मेरी छठी हिस्स बार बार मुझे यही इशारा दे रही थी कि वहाँ पर कोई मौजूद था। और फिर जिस तरह अक्सा का रंग सर्द पड़ा था, इस बात ने भी मेरे यकीन पर मोहर सख्त कर दी थी और मुझे अब इस बात में कोई शक नहीं लग रहा था। मैं अब वहम करने लगी थी, न जाने क्यों मुझे वहाँ पर कोई दिखाई दिया था। सारा दिन मैं खौफज़दा रही थी और बार बार निगाहों के सामने वो मंजर आ जाता। अब मैंने दिल ही दिल में तहैया कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, रात के वक्त बाहर नहीं निकलूंगी और अपने कमरे में ही वक्त गुजारूंगी। जैसे ही रात हुई तो मैं फिर से खौफज़दा हो गई थी और सारी रात फिर से मेरी आंखों में ही कट गई। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि आज सहन में कोई चल फिर रहा है और जैसे मेरा मुंतज़िर है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बार बार मेरे कमरे की तरफ मुंह करके देखती है और फिर दोबारा से सहन में चलने लगती है। जबकि मैंने एक बार उठकर देखा भी, लेकिन मुझे सहन में कोई दिखाई नहीं दिया और मैं फिर से अपने कमरे में आकर लेट गई। अगले दिन अक्सा से मैंने दोबारा इस बात का जिक्र किया तो वो कहने लगी, अम्मा दरअसल ये घर आसेब ज़दा है और यहाँ पर कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनकी वजह से यहाँ पर चीज़ें दिखाई देती हैं। आप परेशान मत हों, मैं आपको इसलिए नहीं बताना चाहती थी कि कहीं आप परेशान ना हो जाएं, लेकिन अब चूंकि आपने अपनी आंखों से देख लिया है तो इसीलिए आपको बता रही हूँ। अक्सा की बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन सिरक गई और मुझे हर तरफ आसेब दिखाई देने लगी। मैं आंखें बंद करके इस्तग़फ़ार करती रहती। यहाँ पर आए हुए मुझे इतने दिन हो गए थे। मेरे बेटे और बहू ने एक दफ़ा भी पलटकर मेरी खबर नहीं ली थी। उन्हें तो जैसे ये भूल ही गया था कि उनकी कोई माँ और बहन भी है। वो लोग तो जैसे अपनी खुशियों में मगन थे, जबकि मैं अपने बेटे को याद करके रोती थी। लेकिन मुझे हैरत इस बात पर होती थी कि मेरा खून इतना सफ़ेद कैसे हो गया, मेरा बेटा इतना ज़्यादा कठोर कैसे हो गया, कैसे वो एक ऐसी औरत की बातों में आ गया जिससे मिले हुए उसे जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए थे और अपनी माँ की तरबियत और मोहब्बत को भुलाकर उसने उस औरत की बातों पर यकीन करना शुरू कर दिया। मैं यहाँ पर खुश तो थी,
मुझे हर चीज़ मुयस्सर थी। अक्सा और उसका शौहर मेरा बहुत ख्याल रखते, लेकिन फिर भी मुझे फराज और अपनी बहू शिद्दत से याद आती। न जाने क्या बात थी, मुझे अपना घर बहुत याद आता, जहाँ पर मैं ब्याह कर गई थी और अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन दिन वहाँ पर गुजारे थे। मैं यहाँ पर अब बीमार पड़ने लगी थी। मेरी बेटी को मेरी बहुत फिक्र रहती और वो हर वक्त मेरे सराहने बैठी रहती। और फिर एक दिन अक्सा और उसका शौहर मेरे पास चले आए और कहने लगे, अम्मा, अगर आप चाहें तो हम आपके बेटे को कान से पकड़कर यहाँ पर खींच लाएं और उसे अच्छी खासी सजा दें। वो बिल्कुल तीर की तरह सीधा हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो ही हम ऐसा कर सकते हैं। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, नहीं, अगर मेरे बेटे ने मेरे साथ कुछ गलत कर भी दिया है तो मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी तरफ से किसी तकलीफ में आए। मैंने आंसू बहाने शुरू कर दिए और फिर कुछ ख्याल आने पर मैंने उन्हें कहा, अक्सा, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही अपना कोई ठिकाना कर लूँगी और यहाँ से हम कहीं और चले जाएंगे। मैं जानती हूँ कि मेरा वजूद तुम लोगों पर बोझ बन गया है, लेकिन बस मुझे कुछ दिन दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। जबकि मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि आप हमारे ऊपर बोझ नहीं हैं, हम तो बखुशी आपको यहाँ पर मेहमान बनाकर लाए हैं। आप नहीं जानती कि हम कौन हैं और क्यों आपकी मदद कर रहे हैं। अक्सा की बात पर मैंने चौंक कर उसे देखा और पूछा, आखिर इस बात में क्या राज है? कौन हो तुम और क्यों मेरी मदद कर रही हो? मैंने जब अक्सा से पूछा तो वो चंद लम्हे खामोश हो गई और फिर कहने लगी, दरअसल हम जिन्नात हैं और हमारा ताल्लुक जिन्नात से है। मैं और मेरा शौहर जिन साथी हैं। हमने जब आपको बेयारो मददगार वहाँ पर सड़क पे खड़े देखा था तो हम समझ गए थे कि आपके साथ क्या मामला है, इसलिए हम आपको अपने घर ले आए। हम उनकी मदद करते हैं जो परेशान हाल होती हैं, इसलिए हमने आपको अपने घर रहने की पेशकश की थी। आप जब तक चाहें यहाँ पर रहें, ये अब आपका घर है, हमारा नहीं। अक्सा ने इतने खुले दिल से ये कहा कि मैं हैरान रह गई। ताहम उसकी तरफ देखकर मुझे एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ। मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि वो जिनसाती है, जबकि वो अपने मुंह से इस बात का इतराफ़ कर रही थी। मैं उसका चेहरा देखती रही तो वो हंसती और कहने लगी, मेरे चेहरे पर जिनसाती नहीं लिखा हुआ, मैं वाकई एक जिनसाती हूँ और मेरा ताल्लुक जिन्नात की दुनिया से है। लेकिन आप फिक्र मत करें, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाने आए, हम तो सिर्फ आपकी मदद करने के लिए आए हैं। हम जानते थे कि आपके पास कोई ठिकाना नहीं है, आप अपनी जवान बच्ची की वजह से परेशान हैं, इसलिए हम आपको लेकर यहाँ पर आ गए। आप बेफिक्र रहें, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा और अगर आप चाहें तो आपके बेटे को भी बड़ा अच्छा सबक मिल जाएगा। लेकिन मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और कहा, नहीं नहीं अक्सा, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को किसी के समझाने की वजह से सबक मिले। मैं यही चाहती हूँ कि उसे खुद इस बात का एहसास हो और उसे पता चले कि उसकी बीवी ने उसके साथ गलत किया था और उसकी बीवी झूठ बोलती रही है। मैंने पूरे यकीन से अक्सा से कहा तो वो भी खामोश हो गई। ताहम मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस बेसरो समानी के आलम में जिन्नात मेरी मदद को आएंगे और जिस तरह उन्होंने मेरी मदद बगैर एहसान जतलाई की थी, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। मैंने तो आज तक कभी जिन्नात को देखा नहीं था, लेकिन अब जब मैंने अक्सा और उसके शौहर को देखा था तो मेरे यकीन उन पर होने लगा था और मुझे उनकी मोहब्बत पर कोई शक नहीं रहा था। जिस तरह अक्सा और उसके शौहर ने मेरा और मेरी बेटी का ख्याल रखा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिन्नात इतने मेहरबान और मोहब्बत करने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन अब जब मैं उनके साथ रह रही थी तो शुरू के दिनों के बाद अब मुझे उनसे कोई खौफ नहीं महसूस होता था, बल्कि मुझे उनसे अपनायत और मोहब्बत महसूस होने लगी थी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो मेरे अपने हों, जैसे मेरे फराज और मेरी बहू हों। मैं उन दोनों के अंदर अपनी फराज और बहू को देख रही थी और वो दोनों भी इसी तरह ही मेरी मोहब्बत को अनायत समझकर वसूल कर रही थी। उन्हीं दिनों में जब मेरी तबीयत खराब थी तो एक दिन फराज चला आया। फराज को देखकर मैं हैरान रह गई, ताहम मैंने मुंह फेर लिया। वो कुछ लम्हे मेरे पास खड़ा रहा और फिर कहने लगा, दरअसल मुझे आपसे कुछ काम है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वो कहने लगा, मैं अब्बा का वो घर बेचना चाहता हूँ क्योंकि मेरी बीवी नहीं चाहती कि हम उस पुराने से मोहल्ले में रहें, इसलिए मैं वो घर बेचकर एक नई कॉलोनी में कुछ बड़ा और मॉडर्न तर्ज का घर लेना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आपके दस्तखत की ज़रूरत पड़ेगी।
तो आप इन कागजात पर दस्तखत कर दें। फराज की बात सुनकर मुझे जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। मैं एकदम उछल पड़ी और जख्मी नजरों से उसकी तरफ देखने लगी और कहा, फराज, तुम अपने हवासों में तो हो? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम क्या कह रहे हो? वो घर तुम्हारे बाप की बचपन की यादों का गहवारा है। वहाँ पर मैं ब्याह कर आई थी, वहाँ पर तुमने अपना सारा बचपन गुजारा है। इस घर में इतनी यादें हैं, इतनी मोहब्बतें हैं कि मैं चाहूँ भी तो याद करूँ तो सारी यादों को समेट नहीं सकती। और तुमने कितनी आसानी से उस घर को बेचने की बात कर दी। मैंने दुख भरी नजरों से फराज की तरफ देखा तो वो कहने लगा, हाँ माँ, मैं चाहता हूँ कि वो घर बेचकर मैं कहीं और चला जाऊँ। मैं वहाँ पर नहीं रहना चाहता। वहाँ पर बड़े दकियानूसी से लोग हैं। वो मेरी बीवी को बातें करती हैं, उसे उसकी मासूरी की वजह से निशाना बनाती हैं, और फिर अब तो कुछ आपके चहेते लोग आपकी वजह से उसे जलील करना शुरू हो गए हैं। उनका कहना है कि सास को घर से निकालकर इतने बड़े घर पर अकेली राज कर रही है। फराज ने जब ये कहा तो मैं हंस दी और कहने लगी, लोग तो सच ही बोल रहे हैं ना। तुमने और तुम्हारी बीवी ने किस तरह मिलकर चालाकी से मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल दिया और पूरे घर पर कब्जा जमा लिया। इसीलिए तो लोग तुम्हें जिल्लत का निशाना बना रहे हैं। तभी तो तुम वो घर छोड़ना चाहती हो। मैंने जब फराज से ये कहा तो उससे आईना बर्दाश्त नहीं हुआ और वो एकदम मुश्तइल हो गया और कहने लगा, अम्मा, जो भी हो, मैंने आपको आपकी गलतियों की वजह से उस घर से निकाला है। आप कभी भी अपनी गलतियों को नहीं मानती, हमेशा आपको दूसरे गलत दिखाई देती हैं, जबकि आपकी अपनी गलतियां सामने नजर आ रही होती हैं। बेहतर यही है कि आप इन कागजात पर दस्तखत कर दें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फराज ने जैसे मुझे धमकी देते हुए कहा तो मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं बेयकीनी से उसकी तरफ देखने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो नन्हा सा फराज मुझसे इतनी बदतमीजी और बेरुखी से बात करेगा। ताहम अब उसके बाद कुछ कहने सुनने की गुंजाइश नहीं रही थी। मैंने खामोशी से उन कागजात पर दस्तखत कर दिए। फराज वहां से चला गया, जबकि दरवाजे के पास खड़ी अक्सा ने सारी बातें सुन ली थी और वो गहरे दुख और मलाल से मुझे देख रही थी। फराज के जाने के बाद वो अंदर आ गई और कहने लगी, अम्मा, ये आपने क्या किया? आपने अपने हाथों से खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। फराज को वो घर क्यों बेचने दे दिया? आप चाहती तो उस घर को बिकने से बचा सकती थी, लेकिन आपने उसे इजाजत दे दी। अक्सा ने गहरे दुख से मुझे कहा तो मैं उस जिनसादी के चेहरे की तरफ देखती रह गई जो मेरे दुख पर परेशान थी। ताहम मैंने उससे कहा, अक्सा, तुम्हें पता है ना कि घर तो लोगों से बनते हैं, अफराद से घर जुड़ते हैं, और अब जब हमारे दिलों में इतनी दरार आ गई है तो फिर उस घर का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। फराज अगर वो घर बेचकर अपने ख्वाबों का घर हासिल करना चाहता है तो मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं। मैंने खामोशी से ये कहकर करवट ले ली थी और बेआवाज़ आंसू बहाने लगी, जबकि उसके बाद अक्सा कितनी देर वहीं पर खड़ी रही और फिर खामोशी से वहाँ से चली गई। मैं जानती थी वो जिनसाती बहुत हसास है और मेरे दुख को दिल से महसूस करती है। मुझे उन दोनों के खलूस पर कोई शक नहीं था, लेकिन जिस तरह फराज ने मेरा दिल तोड़ा था और मेरे मान के टुकड़े किए थे, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा। फराज के जाने के बाद मेरी तबीयत काफ़ी दिनों तक ख़राब रही। फराज भी उस दिन के बाद से दोबारा पलट कर नहीं आया। उससे बस जैसे उस घर से मतलब था। उसने मुझसे दस्तखत करवा लिए और उसके बाद दोबारा पलट कर उसने खबर भी नहीं ली। मैं बेहद उदास होती और अक्सर अपनी बेटी से ये बात करती कि किस तरह तेरा भाई इतना बेगाना हो गया है कि आज उसे ना तो अपनी माँ की परवाह है और ना ही अपनी बहन की फिक्र है। वो बेचारी भी चुपचाप मेरा दुख दर्द सुनती रहती। उसे तो खुद अपने मुस्तकबिल का नहीं पता था कि क्या होगा, और मुझे इस बात की फिक्र थी कि अगर आज मेरी आंखें बंद हो गई तो मेरी बेटी का कौन वली वारिस होगा। उन्हीं दिनों में जब एक दिन मैं उदास और परेशान से बैठी हुई थी कि अक्सा मेरे पास चली आई। उस जिनसादी को देखकर हमेशा मेरा दिल जैसे खुशी से भर जाता था। अभी भी ऐसे ही हुआ। मैंने खुशी से उसके चेहरे की तरफ देखा और पूछा, क्या बात है अक्सा, आज तो तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो। तो वो कहने लगी, अम्मा, बात ही ऐसी है, लेकिन मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी। आप ऐसा करें, जल्दी से तैयार हो जाएं और मेरे साथ चलें। अक्सा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई
और उससे कहा, अरे इधर ही बता दो, कहाँ लेकर जा रही हो? तुम्हें पता तो है कि मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं रही। लेकिन वो बस जिद थी और कहने लगी थी कि मैं आपको अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ और अब आप जल्दी से तैयार हो जाएं। अक्सा के आगे मुझे इनकार नहीं हुआ और मैं खामोशी से उसके साथ उठ खड़ी हुई। मेरी बेटी भी हमारे साथ चल पड़ी और फिर जब अक्सा हमें जाने पहचाने रास्तों पर ले आई तो मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, अक्सा, ये तो मुझे कहाँ लेकर आई है? यहाँ पर तो मेरी पुरानी यादें जगह जगह बिखरी हुई हैं। मैं यहाँ पर मर जाऊंगी, मुझे वापस ले चलो। मैंने जैसे एकदम से अक्सा का हाथ थामते हुए उससे कहा तो वो कहने लगी, अम्मा क्यों फिक्र कर रही हैं? मैं आपके साथ हूँ ना, तो आप मेरे साथ चलें। मैंने डुबडुबाई हुई नजरों से अक्सा की तरफ देखा और बेबसी से चल पड़ी। ताहम अपने पुराने मोहल्ले में दाखिल होने के बाद जैसे मेरा खुद पे काबू नहीं रहा और मैं बेइख्तियार रोने लगी, जबकि अक्सा मुझे मेरे अपने घर के बाहर लेकर आ गई। मैंने हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखा और पूछा, अक्सा, अब तुम बता दो मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? तो वो कहने लगी, पहले आप अंदर तो चलें, फिर मैं आपको बताती हूँ। मेरा हाथ पकड़कर वो उस घर में ले आई जहाँ से मुझे धक्के मारकर निकाल दिया गया था। मैं हैरानी से आगे बढ़ रही थी तो देखा सामने ही सहन में अक्सा का शौहर खड़ा था। मैंने अक्सा की तरफ मुड़कर देखा तो वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, अम्मा, आज से ये घर आपका है। हमने आपके बेटे से ये घर खरीद लिया है और अब से उसकी मालिकिन आप हैं। यहाँ पर आपको कोई नहीं निकाल सकता। आप जब तक चाहें यहाँ पर रहें और सारी जिंदगी यहीं पर गुजारें। अब कोई भी आपको इस घर से नहीं निकाल सकेगा। अक्सा की बात पर मैंने हैरत और बेयकीनी से उसकी तरफ मुड़कर देखा और उसके चेहरे पर फैली सच्चाई देखकर मुझे यकीन हो गया कि वो सच कह रही है। मैं बेइख्तियार उसके साथ लिपटते ही ऊंची ऊंची रोने लगी। मेरे रोने से अक्सा की आंखें भी भीग गईं, जबकि मेरी बेटी भी मेरे साथ लगी रो रही थी। उसे भी जैसे यकीन नहीं आ रहा था कि हम दोबारा इस घर में आ गए हैं, दोबारा ये घर हमें मिल गया है। जो सलूक फराज ने हम दोनों के साथ किया था उसका खमियाजा तो वो भुगतेगा, लेकिन जिस तरह अक्सा और उसके शौहर ने हमें ये घर वापस दिलवाया था मैं सोच भी नहीं सकती थी और मेरे रुए रुए से उन दोनों के लिए दुआएं निकल रही थी। मैं हैरानी से सारे घर में फिर कर देख रही थी। ये घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं छोड़ कर गई थी। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं 1 साल के बाद यहाँ पर आई हूँ। 1 साल पहले वाली जिल्लत भी मेरे दिल से निकल चुकी थी और अब मेरा दिल खुशी और शुक्र के एहसास के साथ भर गया था। मैं अक्सा और उसके शौहर की बहुत ममनून थी जिन्होंने मुझे ये घर लेकर दिया। फराज तो ये घर बेचकर कहीं और चला गया था और फराज से ये घर अक्सा और उसके शौहर ने खरीद कर मेरे नाम कर दिया था। मैं अब अपनी बेटी के साथ इसी घर में रह रही थी और जितना सुकून और इत्मीनान मुझे अब था शायद पहले कभी नसीब नहीं हुआ। फराज के जाने का मलाल अपनी जगह पर है, लेकिन मैंने वो सारा मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था और मुझे यकीन था कि मेरा रब एक दिन ज़रूर इंसाफ करेगा और वो वक्त दूर नहीं और फिर वो वक्त जल्द ही आ गया जब एक दिन फराज बड़े उजड़े हुए से हुलिये में मेरे सामने चला आया। उसे देखकर जैसे मेरा दिल मुट्ठी में आ गया, लेकिन फिर मैंने खुद पर काबू पाकर खड़ी रही। वो मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आया था। उसका कहना था कि उसे नहीं मालूम उसकी बीवी ने उसके ऊपर क्या जादू कर दिया था जिसकी बदौलत वो उसकी हर बात पर आमीन कहता रहा और कभी उसने ये महसूस नहीं किया कि उसकी बीवी गलत भी हो सकती है और झूठ भी कह सकती है। अब उसे इतनी देर के बाद जाकर पता चला था कि उस वक्त तो उसकी बीवी हामला थी ही नहीं जिसका उसने ड्रामा किया था, और फिर जब वो गिरी तो उसने जानबूझकर वो सारा इल्ज़ाम आप पर लगा दिया जबकि उसे हमल था ही नहीं। वो डॉक्टर भी उसके साथ मिली हुई थी और दोनों ने मिलकर ये खेल रचाया था ताकि मैं आपको घर से निकाल दूं और वो अकेले इस घर पर राज करें। फराज के मुंह से ये सब बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे तो खुद ये मालूम नहीं था कि मेरी बहू हामला नहीं थी। मैं तो उसके हामला होने पर बहुत खुश थी, लेकिन उसने जिस तरह ये सारा ड्रामा रचाया वो सुनकर मुझे बेहद अफसोस हुआ। ताहम मैंने फराज को यही कहा कि तुम अपनी बीवी के साथ खुश रहो, हमें भूल जाओ। अब हम अपनी ज़िंदगी में सेट हो चुके हैं और अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फराज गिड़गिड़ाकर माफ़िया मांगने लगा था
और मैं एक माँ थी, इसलिए मेरा दिल पसीज गया और मैंने उससे माफ़ तो कर दिया। ताहम मैंने उससे कहा कि अब तुम अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब कोई मलाल नहीं है। फराज बड़े शिकस्ता दिल से वहाँ से गया था, लेकिन मैं उसे अब पहले जैसा मकाम और जगह नहीं दे सकती थी। उसने मेरे साथ तो जो किया था, मैं उसे वो सब कुछ माफ़ कर सकती थी, लेकिन उसने जो मेरी बेटी के साथ किया था, मैं उसे कभी इसके लिए माफ़ नहीं कर सकती थी। उसने जवान बहन का ख्याल किए बगैर उसे मेरे साथ घर से निकाल दिया और दोबारा उसने उसकी खबर नहीं ली। मेरे दिल से ये मलाल नहीं जाता। ताहम फराज को खोने के बाद मुझे अक्सा और उसका शौहर मिल गए थे। वो दोनों मुझसे सगी औलाद से भी बढ़कर मोहब्बत करते और अब भी अक्सर वो मेरे पास आ जाते थे। मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी थी और वो अपने घर में बहुत खुश थी। उसकी शादी के सिलसिले में भी अक्सा और उसके शौहर ने मेरी बहुत मदद की थी और उन दोनों ने दिल खोलकर हर चीज़ में हिस्सा लिया था और दिल खोलकर खर्चा किया था। मैं बहुत खुश और मुतमईन थी। वो दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते और मुझे आज तक कभी ये महसूस नहीं हुआ था कि वो दोनों जिनज़ादे और जिनज़ादियाँ हैं और अब वो मुस्तकिल मेरे पास आ गई है। अब मैं बेहद खुश हूँ क्योंकि मेरे घर में हर वक्त उनके कहकहे गूंजते हैं और मुझे ज़िंदगी का एहसास रहता है। मैं अपने रब की शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे इतने मोहब्बत करने वाले लोग दिए हैं। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको दहशतनाक दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।